तो नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी खबरों के साथ। और आज की खबरों में हम लेके आएंगे आपके लिए जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा। और उससे पहले 4 ऐसे पेंशन प्लान जिनमें आप निवेश करके अपने बुढ़ापे के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और शुरुआत करते हैं 4 बड़े पेंशन प्लान से जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। पेंशन रिटायरमेंट के बाद आपका एक साधन बन जाता है कमाई का, जिससे 2 वक्त की रोटी चैन की आप खा सकते हैं और बुढ़ापे का भी सहारा बनता है। तो आज हम बात करेंगे सरकार के द्वारा 4 ऐसी बड़ी स्कीमें जो कि पेंशन से संबंधित हैं और जिसमें निवेश करके आप अपने भविष्य के लिए एक अच्छा साधन बना सकते हैं आपके 2 वक्त की रोटी के लिए। तो चलिए बात करते हैं पेंशन की टॉप 4 स्कीमें जो सरकार चला रही है, जिनमें निवेश करके आप जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, पेंशन स्कीम में निवेश करने से न केवल आपको पेंशन मिलती है बल्कि इसके जरिए आप यात्रा में छूट, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवानिवृत्त लाभ भी ले सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन हम खास करके बात करेंगे ऐसी 4 स्कीमों की जो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है, अच्छी खासी आपको पेंशन दे सकती है। शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से। बुढ़ापे में बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें बुजुर्ग मासिक पेंशन पाते हैं। इसके अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बुजुर्गों को 60 साल से लेकर के 79 ईयर्स तक 300 रुपए महीने पेंशन दिया जाता है। इसके बाद की उम्र यानी 80 साल के बाद या उससे अधिक उम्र उन बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति महीने पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम। बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें पहले निवेश करना जरूरी है। इसमें निवेश की गई राशि पर रेगुलेटेड, मार्केट बेस्ड और सुरक्षित रिटर्न हासिल होता है। पीएफआरडीए के जैसे ही इसे भी मैनेज किया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है। इसमें निवेश करके आप अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करते हैं या आपके बुढ़ापे में आय का एक मुख्य स्रोत बन जाता है। तीसरा है दोस्तों अटल पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी, गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखकर अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें मासिक पेंशन मिलती है। कोई भी पात्र भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, वे इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इसमें हर महीने 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2022 के बाद से यह तय किया गया था कि जो भी व्यक्ति करदाता है वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकता। यानी जो भी टैक्स पेयर है वो 1 अक्टूबर 2022 के बाद इस योजना में शामिल नहीं हो सकता। ये अटल पेंशन योजना में जो शर्तें हैं वो रखी गई हैं। चौथा है दोस्तों LIC का पेंशन प्लान। LIC आप सबको पता है बढ़िया कंपनी है और LIC में इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो LIC का ये जो पेंशन प्लान है, LIC द्वारा भी सालाना गारंटी पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक मुश्त राशि का भुगतान करने के बाद आपको गारंटी पेंशन मिलती है। भारत सरकार इसमें सब्सिडी का भुगतान करती है यदि गारंटीकृत रिटर्न में किसी प्रकार का कोई अंतर होता है। तो इसमें निवेश की शुरुआत करने के 15 साल बाद आप अपनी राशि को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 बड़ी पेंशन स्कीम और पेंशन योजनाएं थी जो कि काफी ज्यादा प्रचलित हैं और ये आपको मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर के आपको ये आर्टिकल के बारे में बताया है। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के पेंशन से संबंधित मुद्दों को। भूतपूर्व सैनिक संगठन 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को लेकर के पिछले कई महीनों से अलग अलग तारीखों पर अलग अलग क्षेत्र में अपने धरने दे चुके हैं, रैलियां निकाल चुके हैं और सरकार से जो है लगातार मांग कर चुके हैं कि उनकी 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को केंद्र सरकार दूर करे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के पूरे देश भर में आपने देखा होगा रोष था सरकारी कर्मचारियों में, उनकी यूनियनों में, और लगातार सरकार से मांग उठाई जा रही है कि न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकला है या नहीं। उसके बाद दोस्तों खबरें बहुत सी आ रही हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होगी तो उसमें डीए नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं, तो इसकी पुष्टि अभी केंद्र सरकार ने नहीं की है। वहीं दोस्तों जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का जो कोरोना काल के दौरान
सरकार ने 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोक रखा था, उसका भुगतान केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी करे। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से अपनी बड़ी डिमांडों में इस डिमांड को शामिल किया गया है कि 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार जल्द से जल्द कर दे। तो हो सकता है दिवाली से पहले केंद्र सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर भी कुछ बड़ा ऐलान जरूर कर सकती है। वहीं दोस्तों, कम्यूटेशन के ऊपर भी उन्होंने डिमांड रखी है कि कम्यूटेशन 12 साल के बाद खत्म हो जाना चाहिए और पेंशन, जो फुल पेंशन है, वो रिस्टोर हो जानी चाहिए। अभी जो कम्यूटेशन आपका कट रहा है, जो उसकी रिकवरी हो रही है, वो 15 साल तक हो रही है, लेकिन मांग है कि इसको 12 साल में ही खत्म करके और फुल पेंशन को रिस्टोर कर देना चाहिए। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है, कोई चिट्ठी ऐसी नहीं निकाली गई है जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट किया हो कि 12 साल के अंदर कम्यूटेशन की रिकवरी कंप्लीट कर ली जाएगी और पेंशन को रिस्टोर किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर के भी डिमांड में शामिल किया गया है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन करे। वहीं खबरें दूसरी भी आ रही हैं कि वेतन आयोग के बदले केंद्र सरकार दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है, जिसे एक्रॉयड फॉर्मूला कहा जा रहा है। एक्रॉयड फॉर्मूला के तहत महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और परफॉर्मेंस बेस्ड आपके वेतन में वृद्धि की जाएगी। इस तरीके की खबरें आ रही हैं और यह सुझाव भी सरकार के पास कहीं ना कहीं पहुंच चुका है और इस पर भी कहीं ना कहीं विचार बन रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा या फिर नए जो सुझाव दिए गए हैं एक्रॉयड फॉर्मूले के तहत वेतन में वृद्धि की जाएगी। वहीं दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 के ऊपर भी खबरें अब शुरू हो गई हैं, चर्चाएं शुरू हो गई हैं लोगों में, भूतपूर्व सैनिकों में, कि वन रैंक वन पेंशन 3 की शुरुआत जल्द से जल्द हो जाए और बढ़ा हुआ यानी रिवाइज्ड पेंशन भूतपूर्व सैनिकों को जल्द से जल्द टाइम से मिल जाए और जो फिटमेंट फैक्टर है उस फिटमेंट फैक्टर में विसंगतियां ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसा कि 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन में देखने को मिला, वन रैंक वन पेंशन 2 में देखने को मिला। फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हुआ था कि कर्मचारियों को 2.57 ही फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, अधिकारियों को 2.81 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन भी कर्मचारियों की और अधिकारियों की बराबर होनी चाहिए, क्योंकि चोट सबको लगती है, दर्द सबको बराबर होता है, दवाई भी सबकी लगभग बराबर होती है। अगर किसी को बुखार आता है तो बुखार का उपचार अधिकारी का भी होता है, कर्मचारी का भी होता है, इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन में अंतर नहीं होना चाहिए। कई संगठनों का कहना है कि कर्मचारियों की डिसेबिलिटी पेंशन बहुत कम है और वहीं अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर भी नाराजगी है और सरकार से लगातार मांग उठाई जा रही है कि डिसेबिलिटी पेंशन में भी जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं उन डिस्क्रिमिनेशंस को दूर किया जाना चाहिए और कर्मचारी अधिकारी की डिसेबिलिटी पेंशन बराबर होनी चाहिए।